हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी, बिना टारगेट बनाए इस वीडियो को देखना मत। दूसरी बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि स्क्रॉल मत करके जाना, क्योंकि जहां से आपने स्क्रॉल किया वहां से आप पीछे जाना शुरू कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मोस्ट रियलिस्टिक प्लान बताने वाली हूँ, और याद रखना कि जब शिप्रा मैम बता रही हैं तो पक्का कोई ना कोई बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त प्लान ही होगा। 30 दिन का प्लान बता रही हूँ। नीट वालों, आप लोगों के लिए प्लान्स, स्ट्रैटेजीज, वीडियोज जो है वो विद्यादीप अड्डा 247 पे मिलेंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, विद्यादीप को, ठीक है? क्योंकि वो स्ट्रैटेजी वीडियो जो 4 डेज वाला है, मैं उसमें 4 मंथ्स वाला है, मैं उसमें डाल चुकी हूँ। वो वीडियो वहां पर देखेंगे। बोर्ड्स वाले आओ शुरू करते हैं, ठीक है? चलो भाई शुरू करते हैं। एवरीबॉडी कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। अगर आप लिटरली सीरियस है कि क्या हम 95% अभी भी स्कोर कर सकते हैं, जी हाँ, स्कोर तो तुम 15 दिन में भी कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। 1 महीने की प्लानिंग जो है वो क्या होनी चाहिए? क्या मैम किताब बंद करके सो जाए? नहीं नहीं भाई, ये तो करना भी मत, नहीं तो कितने आ जाएंगे? 59 भी नहीं आएंगे 95 की जगह। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं कहानी जो आज मुझे बतानी। 21 फरवरी से बोर्ड्स 2025 जो है वो शुरू होने वाले हैं, ठीक है? तो हमारे पास 45 दिन से भी कम समय है। अब देखो यार, मैं तो सीधे ये बात बता, लुक एट द स्लाइड्स, कैसे लग रहे हैं? तो मैं आपको सीधी सीधी एक बात बताऊं। सीधी सीधी बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। सीधी सीधी बात ये है कि हम ये मानते हैं कि मोटा मोटा 30 डेज है। और बायो वालों, तुम्हारे लिए तो सबसे अच्छी बात है कि तुम्हें बहुत सारा गैप मिला है। कहते हैं बायो वालों ने कुछ नहीं भी पढ़ा होगा तो भी उनका काम बन जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं, पढ़ना छोड़ नहीं देना हमको, ठीक है? आ जाओ। तो अब टाइम कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं, ठीक है? पर हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क अब यहाँ पे करना पड़ेगा। तो लड़की गॉगल्स पहन रही है ना, तुम्हें बता रही है। तो हार्ड वर्क तो करना ही है, पर हार्ड वर्क से ज़्यादा अभी क्या, स्मार्ट वर्क हमें ज़्यादा करना है। क्योंकि जैसे मान लो कि आप डेली 10 घंटे पढ़ते थे, पर उसमें हम एक ही चैप्टर पढ़ पाते थे। तो आज मैं कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आप 10 घंटे में 4 चैप्टर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, आ जाओ, ठीक है? बढ़िया स्लाइड बना के लाई हूँ। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन दे रहे हो बच्चों, किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन दे रहे हो, आपको PYQ करना बहुत ज़रूरी है ना? और चाहे बोर्ड हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से वैसे ही क्वेश्चन उठ के सेम टू सेम आ जाते हैं। तो कृपया करके मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड्स के आप ज़रूर लगा के जाइएगा। बाजार में बिल्कुल मशरूम्स की तरह सैम्पल पेपर बिक रहे हैं, उनको जाके सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर की कोई किताब खरीद लीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट सेक्शन में भेजिए, तो मैं आपको हार्ड कॉपी भिजवा दूंगी। और क्या कर सकती हूँ बताओ? गला काट के तो नहीं दे सकती हूँ, अगर वो भी चाहिए तो वो भी दे देते हैं। बताओ क्या करें? किसी के पास नहीं है तो मैं कुरियर करवा देती हूँ, पर तो नहीं पहुँचेगी कि नहीं, ये भी दिक्कत है, ठीक है? तो PYQ तो आपको करना ही करना है। दूसरा कि लास्ट ईयर जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन की बुक है, जैसे ओसवाल है, अब ओसवाल के अलावा आप बहुत सारी ले सकते हैं, जैसे कि एडुकार्ट है, ओसवाल है ना, और क्या है, कॉम्प्रहेंसिव्स की आती हैं। अब मैं यहाँ पर किसी की वो ऐड नहीं कर रही हूँ कि आपको ये करना है, आप किसी का भी सैम्पल पेपर ज़रूर ले लीजिए। बहुत सारे टाइप की बुक्स हैं, मैं बार बार कहती हूँ, मैं किसी एक बुक को प्रेफर नहीं करती हूँ, है ना? कि तुम ये बोलो कि मैम कौन सी बुक बेस्ट है। सब एक ही जैसे क्वेश्चन देते हैं, तो आप किसी भी का भी ले लीजिए, सब एक बराबर ही है, ठीक है बच्चों? तो आप किसी का भी एक सैम्पल पेपर ज़रूर लेके बैठें। हालांकि मैं आपको सैम्पल पेपर कराती भी हूँ, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं भी आपके पास तो टेंशन मत लो, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 करा चुकी हूँ, कम से कम 7-8 और कराऊंगी, ठीक है? अब आप अपने 30 डेज को कैसे प्लान कर सकते हैं, आइए समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले 7 दिन में, अब वो तुम 7 दिन जब शुरू करो वो तुम्हारी इच्छा है, पहले 7 दिन में हमको अपना कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेना है, मतलब पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर लेना है। अब आपके मन में सवाल आएगा, मैम आपने तो पढ़ाया नहीं है। तो मैम नहीं होती तो तुम जीवन नहीं जीते क्या? बताओ। मैम जो है अगर नहीं होती तो तुम बायोलॉजी का एग्जाम नहीं देते क्या? देते हैं ना। मैम ने तो फिर भी 50% सिलेबस करा रखा है, और मैम ये भी गारंटी देती हैं कि सब कंप्लीट हो भी जाएगा। पर जो मैं प्लान बता रही हूँ वो करो, कम से कम एक बार मेरे मैम के लिए रीड कर सकते हो ना। अच्छा मान लो तुम्हें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नहीं आता है ना, मान लो तुम्हें, अब तो तुम्हारा टफ वाला इवोल्यूशन भी बता दिया, अब सिर्फ क्या बचा है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बचा है, कुछ बच्चों का प्रिंसिपल बचा हुआ, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये दोनों चैप्टर मैम करा देंगे, पर मैम के लिए एक बार रीड आउट करके रख लो। तो ये टारगेट बनाओ कि पहले अगले 7 से लेकर 10 दिन में हम पूरा बायोलॉजी को एक बार रीड आउट तो जरूर कर लेंगे NCERT से। मत देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैम नहीं पढ़ाएंगे तो हमको नहीं बनेगा, तो कृपया करके उन चैप्टर की एक बार रीडिंग कर लो। बाकी तो मैम 6-7 चैप्टर करा ही दी हैं, तो कोई टेंशन होना नहीं चाहिए। उसके बाद हमको क्या करना है, देखो सबसे पहले तुम पढ़ते हो तो तुम ये जानते हो कि तुम्हें क्या इजी लगता है और क्या टफ लगता है, सब ये जानते हो ना।
तो जैसे मान लो तुम बुक पढ़ रहे हो या फिजिक्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या मैथ्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो ईजी वाला तो तुम थॉरो रीड लगाओ तो समझ में आ जाएगा। पर टफ जो चीज़ हमको नहीं बन रही है तो कृपया करके उसके कॉपी में लिखिए, बार बार लिखिए। मैं तुम्हें बताऊं, 12th में जब मैं थी ना तो मेरा फिजिक्स बहुत डब्बा गोल था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि किन बच्चों का फिजिक्स डब्बा गोल है ना। मतलब इसमें क्या शर्म की बात है, था तो था, है ना। और मैं एक बात तुम्हें बहुत अच्छे से बता देती हूँ बच्चों, यही एक समय है कि पढ़ लो, ठीक है, यही समय है पढ़ लो, क्योंकि जब एक बार बड़ा हो जाता ना आदमी तो पछतावे के सिवा कुछ रह नहीं जाता। बात यह है कि जब एक बार बड़ा हो जाओगे ना तो तुम सिर्फ ये सोचोगे कि शायद उस दिन शिप्रा मैम का वाला स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेते तो काम बन जाता, शायद उस दिन मैम ने वन शॉट बनाया था तो मतलब शायद वन शॉट बनाया था हम देख लेते तो काम बन जाता। हाँ कि नहीं है। अब पता है तुम्हें एक चीज़ और बताती हूँ, है ना, मैं उन बच्चों की भी बहुत शिकायत करती हूँ, भाई एक मैम ने तेरे लिए 5 घंटे रिकॉर्ड किया, तो सोचना मेरे दिल में क्या बीतती होगी। मैं खड़ी हुई, मैंने हिम्मत करके 5 घंटे का एक वन शॉट रिकॉर्ड करा, और तुमको क्या है, तुम्हें तो बस एक कीबोर्ड की बटन ही तो दबानी है, क्या गंदा पढ़ाया। पर तूने सोचा कि उसके पीछे मैंने कितना एफर्ट लगाया था। तुमको पता है कि अगर मेरे वीडियो में 100 कमेंट आए तो मैं ये चाहती हूँ कि वो 100 पॉजिटिव हो, इसमें एक नेगेटिव भी आता हो। और वो शायद वही बात है ना कि जिस दिन तुम सब करोगे ना उस दिन कोई नहीं देखेगा, पर जिस दिन तुम नहीं करोगे ना उस दिन सब देखेंगे। यहाँ पर भी वही है, तुम 100 अच्छे 99 अच्छे कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर बुरा लगने की जो इंटेंसिटी ना वो अच्छा लगने से बहुत ज़्यादा, और नॉर्मल इंसान की टेंडेंसी यही है। तो वो एक बच्चा जिसका कमेंट आज मैंने हटा भी दिया कि मैं बार बार देखूंगी तो मुझे बार बार बुरा लगेगा, है ना। तो ऐसे क्यों करते हो यार। और है ना, हो सकता है कि मैं सारे बच्चों को खुश नहीं रख पाऊँ, ऐसा हो सकता है ना यार। मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ कि हर बच्चे को खुश रख पाऊँ। तो अगर मान लो मेरे से 10% बच्चा भी खुश है ना यार, तो मैं खुश हूँ यार, मुझे कोई नहीं। पर आप सोचो कि एक टीचर जब इतनी मेहनत करता है और उसके वीडियो में तुम ये लिख के चले जाते हो तो उसको कैसा फील होता होगा। हालांकि एज अ ऑनलाइन टीचर हम लोगों को इन चीज़ों पर इतना स्टिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको ये फ्री प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, यहाँ पे हर कोई आता है, अपनी बात करता है और चला जाता है, इससे हमको इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पर पता नहीं क्यों मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ, मेरे बच्चे मेरे फैमिली की तरह है, और अगर मैं डेडिकेशन से उनके लिए काम कर रही हूँ और अगर मुझे ऐसे कोई बोल देता है तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है यार भैया, सही बता रही हूँ मैं, है ना। तो आपको कुछ कम लगता है तो आप लिखिए ना, सजेशन लिखिए, पर आप इस तरीके से लिख के चले जाते हो, नॉट इवन मी यार, किसी के भी। मैं उन लोगों को मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत नमस्कार करती हूँ जिनका वीडियो आपको बहुत पसंद आता है। शायद वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, पर जो करना चाहता अच्छा उसके एफर्ट को कम से कम सलाम तो करिए, है ना। अब क्या लिखा है नहीं बताऊंगी, ठीक है, इतना कोई बुरा भी नहीं लिखा था पर मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना। तो फिर आपको क्या करना है, तो आप ना सेपरेट करिए, पहले 7 दिन 8 दिन 10 दिन में आपको ये समझ में आ जाएगा क्या नहीं बन रहा है क्या बन रहा है। जो बन रहा है उसको बात के लिए छोड़िए, जो नहीं बन रहा है उसको लिखना शुरू करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, देखो यार, तुमको करना क्या है, पहले 8 दिन में सब कुछ कंप्लीट कर लो, दूसरे 8 दिन में तुम्हें करना है थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया में रिवीजन रिवीजन रिवीजन, दिन और रात रिवीजन, मतलब बार बार लिखो, और लास्ट के 8 से 10 दिन तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है। और रिवीजन की स्ट्रैटेजी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, मैं फिर नहीं बताना चाहूँगी। रिवीजन करने का एक ही तरीका है, जो आपने पॉइंट्स बनाए होते हैं अपनी कॉपी में, चाहे बायोलॉजी होती, चाहे फिजिक्स होती, चाहे केमिस्ट्री, हर बच्चे का ना एक तरीका होता है पढ़ने का। तो कहीं ना कहीं तुमने कुछ ना कुछ लिख के सेव कर रखा होगा, नहीं भी कर रखा होगा तुमने एनसीईआरटी में टिक कर रखा होगा। तो रिवीजन करने का यही तरीका होता है कि जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं उनको रिवाइज करिए बार बार, ताकि एग्जामिनेशन के आखिरी दिन तक तुम्हें याद रहे। और लास्ट में फाइनल रिवीजन जो है, अब मैं सिर्फ तुम्हें जो है फाइनल रिवीजन की बात आ गई है। फाइनल रिवीजन मतलब आखिरी दिन, और किसी का भी आखिरी दिन यही होता है कि मॉक टेस्ट करिए। हालांकि मैं मॉक टेस्ट तो मैं कराती रहती हूँ, जो सैम्पल पेपर है ना बच्चों, वो क्या है, जो सैम्पल पेपर हैं आपके वो एक्चुअली मॉक टेस्ट ही हैं, समझे, ठीक है। तो सैम्पल पेपर जो है ना बच्चों वो क्या है, आपके मॉक टेस्ट ही होते हैं, राइट। तो जो सैम्पल पेपर है वो मॉक टेस्ट ही है। तो मॉक टेस्ट में आपके 2 ऑलरेडी बायो के करा चुके हो, फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और करना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट करना है और फाइनल रिविजन करना है। मैं फिर कह रही हूँ,
फिजिक्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, अभी समय है, लिख लिख के जो भी डेरिवेशन आप करते हैं, इवन आपको जो आता है ना उसे भी लिख कर देखिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ें जो है सन्ना बटे सन्नाटा हो जाती हैं। हमें आता सब कुछ है, पर जब पेपर में आता है तो हम लिख नहीं पाते, क्योंकि हम पहले से लिख के ही नहीं आए थे। तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस और फिजिक्स के डेरिवेशन लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप वर्बल याद करोगे तो एग्जामिनेशन में जाकर आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे आप लिखना शुरू करोगे आप भूल जाओगे। फिजिक्स ऐसी ही होती है, तो कृपया करके लिख कर जाइए, डेरिवेशंस को लिख कर जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइनल डे जब एग्जामिनेशन का, वो तब की तब बात करेंगे। तो याद रखिए कि आपको जो भी चैप्टर टफ लगते हैं, जैसे कि बायोलॉजी में मुझे लगता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो सारे चैप्टर छोड़कर उनको उठाइए आप, ठीक है। मैम आप बना देती तो अच्छा रहता, बिल्कुल अच्छा रहता, तो 2 छोड़ दो तुम, चलो मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम बाकी करो। बाकी मैं थोड़ा एनालाइज कर लो कि मुझे कौन सा टफ लगता है, मैं पहले वो उठा के प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब PYQ आप एनालाइज करते हैं और पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ये जो टॉपिक्स हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब उनको और अच्छे से पढ़ना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वन शॉट्स। देखिए वन शॉट जो है, मैं अपने वन शॉट्स पे बहुत बिलीव करती हूँ, मुझे अपने वन शॉट्स पे सुपर बिलीव है। मैं ये मानती हूँ कि मुझे नहीं, मैंने फिर बोला कौन क्या कर रहा है मुझे ये नहीं मतलब है, पर मैंने जो वो किया, चाहे वो नीट हो चाहे बोर्ड्स वाला स्टूडेंट है, उसको वो 100% दिला सकता है। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखो कितने घंटे पढ़ना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इस समय आपको 12 से 14 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अब कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो 10 घंटे में कर सकता है, तो ये उसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। अब सिर्फ इतनी सी बात मुझे करनी थी, तो क्या क्या करना है एक बार डिवाइड कर ले हम लोग बच्चे। सबसे पहले हमको करना है, पहले 8 दिन का क्या करना है, पूरा पढ़ डालना है। दूसरे 8 दिन में एनालिसिस करना है, टफ वाले को फिर से पढ़ना है। फिर अगले 8 दिन में क्या करना है बच्चों, अगले 8 दिन में हमको वन शॉट सारे देख लेने हैं, उतने दिन तक तो मैं भी बना दूंगी। और फिर उसके बाद फाइनल समय आ जाएगा, तो ये 30 दिन का प्लान है। हम ये मान रहे हैं कि अगले 30 दिन में तुम्हारा एग्जामिनेशन है, क्योंकि एक बार जब एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा ना, और सही में 30 दिन है ही, 15 फेब से है आपका एग्जामिनेशन, तो हम ये मान रहे हैं कि जब एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा तो चाहे किसी एग्जामिनेशन के पहले 10 दिन का भी गैप होगा तो पढ़ोगे तुम वही सब्जेक्ट, दूसरा नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए मैंने तुम्हें फाइनल 30 दिन का सिलेबस जो है प्लान दिया है। पहले 8 दिन पूरा सिलेबस पढ़ना है, दूसरे 8 दिन कंसेप्ट, कट हिंट कंसेप्ट को पढ़ना है, फिर 8 दिन आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट और वन शॉट देखना है, और लास्ट वाले वीक में आपको रिलैक्सेशन तो नहीं करना है। फिर आपकी इच्छा है, वो आपके ऊपर ओपन एंडेड छोड़ रखा है। और मैं ये कहती हूँ कुछ समय पे भी आपको बहुत सारे मॉक करने चाहिए। मैंने 2 मॉक अपने इस चैनल पे करा रखे और कराऊंगी, स्ट्रेस मत लेना। कमेंट करके, मुझे पता है तुम करोगे, प्लीज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बना दो। मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पहले लेक्चर बनाऊंगी, फिर मॉलिक्यूलर का बनाऊंगी। प्रिंसिपल्स की तो स्लाइड्स भी रेडी हो गई है, वो मेरे ऊपर है, मैं रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय, अपना ध्यान रखना। हैशटैग बोजो आर्मी जिंदाबाद, हैशटैग SDB आर्मी जिंदाबाद। मुझे पता है कि एक दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराओगे, एक दिन इंडिया का हर एक बच्चा बोलेगा कि बायो पढ़ो तो शिप्रा मैम से पढ़ो, और मैं ये जानती हूँ, मुझे इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो तुम्हें भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।